हे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ का थर्ड लेक्चर है। आज गॉस लॉ हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे। शुरू के 2 लेक्चर में हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करना सीख रहे थे और फर्स्ट लेक्चर के शुरू के 3 मिनट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये गॉस लॉ किन किन चैप्टर्स में और यूज हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गॉस लॉ। सो एक बहुत ही सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूं दैट आप गॉस लॉ से डिराइव कर सकते हो कूलॉम्स लॉ एंड कूलॉम्स लॉ से डिराइव कर सकते हो गॉस लॉ। इट मींस इनको रिलेट कर सकते हो, दोनों लॉज को रिलेट कर सकते हो। इनफैक्ट गॉस लॉ जो था दैट वाज गिवन इवन बिफोर कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से पहले ही इसको दे दिया गया था, बट ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? कूलॉम्स लॉ है। क्यों है? क्योंकि उससे आप सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कैसे भी केसेस में आप अप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स से फील्ड निकाल सकते हो, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए भी निकाल सकते हो। जैसे एक फाइनाइट वायर का जब आपने फील्ड निकाला था तो हमने बेसिकली वहां फील्ड के फॉर्मूले को इंटीग्रेट किया था, ठीक है। सो दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। नाउ ये जो है अप्लाई तो हर जगह होगा, बट बेसिकली इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो आप इन केसेस में, सिमेट्रिक केसेस में। तो आप चाहो तो वहां पे लिख सकते हो, इट गिव्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिमेट्रिकल केसेस, इन सिमेट्रिकल केसेस। और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, बट पहले हम लोग देखते हैं कि गॉस लॉ होता क्या है। तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface, net electric flux through any closed surface is 1 upon epsilon times charge enclosed by it. तो बहुत सिंपल सा है, ये वही एप्सिलॉन नॉट है जो आपने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 याद आ रही होगी आपको। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आप यहां पे लिखोगे फ्लक्स दैट इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। इसको थोड़ा अच्छे से समझना कि गॉस लॉ बेसिकली क्या कह रहा है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कुछ कैलकुलेशंस को ये इजी बना सकता है। तो गॉस ने कितनी बड़ी चीज बोल दी, थोड़ा आप ध्यान से देखना। दैट अगर सपोज ऐसी कोई भी सरफेस, यहां एक चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3, ठीक है, और ये Q4 है, इसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से देखना। आप यहां एक सरफेस लोगे ds, इसका फील्ड इधर आएगा E3 और ds पे आप परपेंडिकुलर ऐसा लोगे ds वेक्टर, दिस एंगल इज थीटा। सो यहां फ्लक्स कितना आएगा d53। फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सरफेस ड्यू टू थर्ड चार्ज इज E3 ds cos थीटा 3 भी आप लिख सकते हो, दिस इज थीटा 3। सिमिलरली आप Q1 के लिए क्या लिखोगे बताओ, E1 ds cos थीटा 1। Q2 के लिए क्या लिखोगे, E2 ds cos थीटा 2, सबके लिए लिखोगे। और इंटरेस्टिंग है कि जब आप सारे सरफेस ऐसे छोटी छोटी सरफेस के लिए इसको ऐड करोगे, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी ऐसी छोटी सरफेस होगी यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब आप इसके लिए इंटीग्रेट करोगे, सम करोगे ऐसे सारे फ्लक्स का, तो वो फ्लक्स की वैल्यू अल्टीमेटली गॉस ने बताया कितनी आएगी, Q3 प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन। इतना पूरा करने के बाद अल्टीमेटली क्या मिलेगा, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। इन दोनों का फ्लक्स पूरा हो जाएगा कैंसिल, बिकॉज ये कैसे है, आउटसाइड चार्जेस है। अभी हमने क्या लिखा था, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, जो इसके अंदर चार्ज है बस वही नेट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये भी एक प्रोसेस होता है गॉस लॉ का जनरलाइज प्रूफ, जिसको मैं एक अलग वीडियो में दूंगा आपको। फिलहाल हम लोग इसका इजी सा प्रूफ देखेंगे। ऑब्वियसली आप भी इसको ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, इनफाइनाइटली मेनी सरफेस लेके इतने सारे चार्जेस के लिए कैलकुलेट करना, यस और नो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एनसीईआरटी वाला प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल सा केस इसका लेके, और उस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है आज का। सो अब लिखना प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, और ये कौन सा वाला प्रूफ है, हमारा एनसीईआरटी वाला प्रूफ। सो आप लिखना, सपोज देयर इज अ चार्ज स्मॉल q एट द सेंटर ऑफ a spherical surface, at the center of a spherical surface.
अब इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर अपने को क्या ले लेना है, एक छोटी सी सरफेस लेनी है ds। तो अगर आप देखोगे ये ds वेक्टर किधर की तरफ आएगा, आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर की तरफ आएगा, रेडियली आउटवर्ड। तो आप लिखोगे सपोज वी टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ds वेक्टर ऑन द स्फीयर, देन फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट विल बी, इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स कितना होगा बताओ, E डॉट ds, E ds cos 0। नाउ कुछ लोगों के दिमाग में अभी आ रहा होगा दैट हमने प्रोसेस आज बताया नहीं, शुरू हो गया हम डिराइव करना। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्लोज सरफेस से कैसे कैलकुलेट होता है फ्लक्स। दो ही मेथड था, इधर ब्रेक इट इनटू ओपन सरफेसेस, इसको पूरा ओपन सरफेस में ब्रेक करो या डायरेक्टली इंटीग्रेट करो। ये स्फीयर है तो ऑब्वियसली आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटा सा एलिमेंट लेके, इसलिए ये यहां पे एक्सप्लेन हो रहा है। नाउ ये d फाई की वैल्यू हो गई। अब अगर आप लिखोगे यहां पे नेट फ्लक्स तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन d फाई, और इंटीग्रेशन d फाई का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन E ds। स्टेप्स आगे बहुत इजी है, इसकी फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ds। सो व्हाइल यू आर इंटीग्रेटिंग, जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को पूरे सरफेस के लिए, पूरे स्फीयर के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसमें से क्या चेंज हो रहा है, q चेंज हो रहा है क्या, ये चेंज हो जाएगा, इसको यहां ले जाओगे तो नहीं होगा। रेडियस चेंज होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा, r इज दिस रेडियस। सो ये पूरा का पूरा कॉमन है, व्हिच इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ds, एंड इंटीग्रेशन ds का मतलब है सम ऑफ ऑल सच एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालोगे वो आएगा कितना, यहां पे एक r स्क्वायर, वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर फॉर द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के लिए। सो ये वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, q अपॉन एप्सिलॉन। सो ये प्रूफ हो जाता है नेट फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोल सकते हो, यहां पे आपका हक बनता है बोलने का दैट सर ये तो चीटिंग है। कैसे, आउटसाइड कोई चार्ज लिया ही नहीं, सिर्फ एक इनसाइड चार्ज लिया, वो भी एक लिया, वो भी बिल्कुल सेंटर पे ले लिया। यहां पे लेते तो हर जगह पे रेडियस भी चेंज होती, तो आपने इजी बनाने के लिए उसको क्या ले लिया, बिल्कुल सेंटर पे ले लिया, एक ही चार्ज लिया, आउटसाइड कुछ लिया ही नहीं, और हम बोल रहे हैं कि सिर्फ यही कंट्रीब्यूट करेगा। तो सर एक चार्ज होगी तो एक ही तो कंट्रीब्यूट करेगा, और कहां से कंट्रीब्यूट करेंगे चार्जेस फ्लक्स में, ठीक है। तो आपका बोलना बिल्कुल सही है। इसका जो जनरलाइज प्रूफ है, ये मोस्ट इजीएस्ट प्रूफ है इसका, है ना, दिस इज द इजीएस्ट प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। एनसीईआरटी में या बोर्ड लेवल में आप ये कर सकते हो। इसका जो पूरा जनरलाइज प्रूफ है, सरफेस टेढ़ी मेढ़ी ले लो, हर जगह पे डिस्टेंस भी चेंज होगी, कुछ चार्जेस इनसाइड ले लो और कुछ चार्जेस आउटसाइड ले लो, एंड देन इसको प्रूफ करो। वो प्रूफ भी मैं कराऊंगा, बट वो पूरा दूसरे वीडियो में है, बिकॉज वो आपको बोर्ड के लिए उतना करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो कुछ लोग का इंटरेस्ट ही टॉपिक में लूज हो सकता है वो वीडियो देख के, तो इसलिए मैंने उसको पूरा का पूरा दूसरे वीडियो में रख दिया। अब इजी वाला पार्ट करूं इस वीडियो में, बहुत सिंपल सा है। नाउ इस पे बेस्ड अब थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बोर्ड क्लास के लिए, ये दो सरफेस है ऐसी, है ना, दिस इज S1 and this is S2 and there are few charges. This is 1 microcoulomb, 4 microcoulomb. This is Q and this is -1 microcoulomb and this is 6 microcoulomb. आपसे पूछा गया है what should be the value of Q, so that पहला केस लिखा है flux through S1 is twice of S2 and second केस लिखा है पूरा रिवर्स केस, flux through S2 is twice of S1, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे बेसिक क्वेश्चन हो नहीं सकता, और इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो पहला केस यहीं पे देखो, फर्स्ट केस, ठीक है, पॉज करके वापस आना सॉल्व करके। फ्लक्स थ्रू S1 इज ट्वाइस ऑफ फ्लक्स थ्रू S2, इसके थ्रू फ्लक्स इसका डबल है, इसके थ्रू फ्लक्स है कितना, फर्स्ट वाले में कौन कौन सा चार्ज अंदर आया है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये है फर्स्ट की बाउंड्री 4 + 1 + Q एंड -1, ठीक है, मतलब 4 + 1 + Q -1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, इतना ही चार्ज इसके अंदर है। चाहो तो इस क्वेश्चन में कुछ चार्जेस बाहर भी आप ले सकते हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये गिवन है ट्वाइस ऑफ
फ्लक्स थ्रू S2। तो जब S2 के थ्रू फ्लक्स लिखोगे तो उसके अंदर कौन कौन सा आएगा चार्ज, 6 + q - 1, 6 + q - 1 upon epsilon। So epsilon is cancelled out, this epsilon is cancelled out। Now यहां पे क्या है बताओ, ये 1 कैंसिल हो गया, 4 + q, so 4 + q is 5 + q का ट्वाइस, इसका मतलब 10 + 2q। इट मींस q की जो वैल्यू आएगी वो यहां से कितनी आ जाएगी, -6 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है वो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको भी आप चाहो तो पॉज करके सॉल्व कर लो। उसमें क्या होगा, 5 2 is twice of 5 1, मतलब ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, अगर ये 2 वहां मल्टीप्लाई होता तो बस ऐसा कुछ आता फाइनली, 2 × 4 + q इक्वल टू दिस इज 5 + q। सो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आता बताओ, 8 + 2q = 5 + q। So q = -3 माइक्रोकूलम, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल। तो अगर आपको फ्लक्स थ्रू S1 ट्वाइस ऑफ S2 करना है, सो दिस इज द आंसर। और सेकंड के थ्रू अगर फ्लक्स करना है ट्वाइस ऑफ फ्लक्स 1, तो ये आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा होता है, जितना चार्ज एनक्लोज है बस वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ अब इसके आगे हम लोग थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चंस, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैं उसको करा देता हूं, ये आईटी का क्वेश्चन है, उसके बाद सिंपल क्वेश्चंस आगे और भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला इसका क्वेश्चन है दैट अगर ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहां चार्ज Q1 लिखा हुआ है और यहां चार्ज Q2 लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ इनसाइड चार्जेस होंगे और कुछ आउटसाइड चार्जेस होंगे। सो आपसे बोला जाएगा द फील्ड ऑन दिस सरफेस, द फील्ड ऑन सरफेस is due to, ठीक है। वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। फील्ड ऑन सरफेस इज ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली इनसाइड चार्जेस, सेकंड इज ओनली आउटसाइड चार्जेस, थर्ड इज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस, एंड फोर्थ इज सपोज नन ऑफ दिस, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन शो हो रहा होगा। अब आपको समझना है फील्ड की बात हो रही है, तो फील्ड में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू बोथ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन क्यों दिया गया था, क्योंकि कई लोग दिमाग में रखते हैं ऐसा, गॉसियन सरफेस कहीं पे भी आया, क्लोज सरफेस कहीं पे भी आया, तो उनके दिमाग में होता है दैट टेक ओनली इनसाइड चार्जेस। इनसाइड चार्जेस लेना है, अच्छी बात है। कब लेना है, जब फ्लक्स कैलकुलेट होगा। ये तो सिर्फ किसके कैलकुलेशन के लिए पूछ रहे थे, फील्ड के कैलकुलेशन के लिए पूछ रहे थे। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करता हूं, ठीक है। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। The question is, in Gauss law, integration E dot ds q upon epsilon. In Gauss law, integration E dot ds equal to q upon epsilon. The electric field is due to. Electric field is due to. तो आपको बोल रहा है इसमें, इसके ऑप्शन ये है कुछ, ओनली इनसाइड चार्जेस, ओनली इनसाइड चार्जेस, सेकेंड इज ओनली आउटसाइड चार्जेस, थर्ड इज बोथ इनसाइड एंड outside charges, and last is none of these। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। नाउ आप इसको पॉज करके सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही आपने बताया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है वो दोनों के कारण होगी, बट उधर जो चार्ज है दैट इज ओनली इनसाइड चार्ज, ओनली इनसाइड चार्ज। तो वो ये नहीं पूछते हैं, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछते हैं। बट इसका जो आंसर है वो आंसर है ए एंड सी बोथ। थोड़ा आराम से देखना, ठीक है, इस बात को समझना। अगर सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपका आंसर होगा सी, और मल्टीपल करेक्ट आंसर आता है तो आपका आंसर होगा ए एंड सी बोथ। कैसे, अगर आप कोई सरफेस लेते हो, यहां कुछ इनसाइड चार्जेस है और
एक सपोज करो आउटसाइड चार्ज है ना, इस चार्ज को ले लेता हूं मैं इनसाइड, इस चार्ज को मैं ले लेता हूं आउटसाइड। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन भी किया है कि जितना फ्लक्स यहां से एंटर करेगा उतना ही एग्जिट होगा। तो आउटसाइड वाले का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, जीरो। आउटसाइड वाले का कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में हो जाएगा जीरो। बट अगर आप थोड़ा समझना, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है, इसको अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये फील्ड डेफिनेटली, ये तो बिल्कुल सही है ही कि इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा। बट अगर आप इसको लिखोगे ड्यू टू इनसाइड प्लस आउटसाइड तो आएगा क्या, उसको थोड़ा आराम से आप देखना। उसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं सपोज, तो आप फाइनली लिखोगे ड्यू टू इनसाइड डॉट ds प्लस ड्यू टू आउटसाइड डॉट ds। नाउ ये सिंबल जो है इसका मीनिंग क्या है, अक्रॉस क्लोज सरफेस, ठीक है, ये इसका मतलब है क्लोज और ds का मतलब है सरफेस, सो दिस इज अक्रॉस क्लोज सरफेस। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, फॉर क्लोज लूप, फॉर क्लोज लूप, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि जब भी आप आउटसाइड चार्ज के लिए निकालोगे, रिमेंबर दिस इज नॉट आउटसाइड फील्ड और इनसाइड फील्ड, दिस इज ड्यू टू आउटसाइड चार्ज एंड दिस इज ड्यू टू इनसाइड चार्ज। ये फ्लक्स तो वैसे भी जीरो होने वाला है, वैसे भी क्या होने वाला है, जीरो। तो आप इसको कैलकुलेशन में आंसर में लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट दिस इज ड्यू टू ओनली इनसाइड चार्जेस और दैट इज ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस, दोनों की वैल्यू होगी बिल्कुल सेम, क्योंकि आउटसाइड वाले का तो फ्लक्स ही क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसको मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो ये कोई आदमी है, हाँ इसी के जैसा, ये इसका लेफ्ट पॉकेट है, ये राइट पॉकेट है। लेफ्ट पॉकेट में उसके पास 500 रुपीज है और राइट पॉकेट पूरा खाली है। अब आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन आपको बताना है, देयर आर 500 रुपीज इन, फर्स्ट लिखा रहेगा लेफ्ट पॉकेट ओनली, सेकंड लिखा रहेगा राइट पॉकेट ओनली, थर्ड लिखा रहेगा लेफ्ट प्लस राइट पॉकेट बोथ। सो क्या आंसर क्या होगा? सो अगर ये मल्टीपल करेक्ट है, सो अगर आप सिर्फ लेफ्ट बोलोगे तो भी ये सही है, लेफ्ट प्लस राइट बोलोगे तो भी सही है, बिकॉज राइट में तो जीरो है, राइट में पैसा ही कितना है उसके पास, जीरो है। तो इंटरेस्टिंग क्या है, वेदर यू एड द फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्ज और नॉट, वो तो वैसे भी क्या होने वाला है, जीरो होना है। तो आप थोड़ा समझ गए होंगे पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस था। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज ड्यू टू व्हिच चार्ज, फील्ड को कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहां इस एक्सप्रेशन में फील्ड जो है वो किसके कारण है, वो आपसे पूछा जा रहा है। इन गॉस लॉ दिस फील्ड इज ड्यू टू व्हिच चार्ज, तो वैसे ज्यादा करेक्ट आंसर थर्ड ही है, बिकॉज उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बट अगर आप गॉस लॉ लिखना चाह रहे हो तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेट फ्लक्स की, इसीलिए दैट इज ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, दैट इज करेक्ट। बट अगर आप आउटसाइड को उसमें कंसीडर करो फ्लक्स को या ना करो, तो जब ये ऐसा लॉ लिखा हुआ है तो यहां बेसिकली किसकी बात हो रही है, फ्लक्स की बात हो रही है। तो आप उसमें फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्ज कंसीडर नहीं भी करोगे तो भी वो क्या होगा, वैल्यू इतनी आएगी q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। सो आई रिपीट, ये अगर मल्टीपल करेक्ट है सो फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट आंसर, ठीक है। बट गॉस लॉ की हम लोग बात करें तो गॉस लॉ दिया गया है किसके लिए, इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस बोथ के लिए, नेट फ्लक्स के लिए गिवन है, तो उसका ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है, ड्यू टू बोथ। नाउ अब आते हैं इसके बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन है ऐसा, दैट एक हेमिस्फीयर है, यहां इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। सो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। तो आपने देखा था लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था दैट हेमिस्फीयर क्या है और हेमिस्फेरिकल सरफेस क्या है। तो इसमें हेमिस्फीयर से निकालो या हेमिस्फेरिकल सरफेस से निकालो, आना सेम है। क्यों आना है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इसका आप फील्ड लोगे या फील्ड लाइंस लोगे तो वो कैसे जाएगी, ऐसे। तो ये तो क्लोज हुआ ही नहीं चार्ज, तो आपको उसको एंक्लोज बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। और एंक्लोज बनाने के लिए ऐसी कितनी सरफेस चाहिए आपको, मिनिमम 2 सच सरफेसेस आर रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा 1 एंड टोटल 2। इसको ऐसे कवर कर दो, ठीक है, अच्छा सा स्फीयर बनाना है, ठीक है। देखिए इसको आपने ऐसे कवर कर दिया, सो इसके थ्रू अगर फ्लक्स फाई है, ये भी अगर फाई है, तो आपको पता है गॉस लॉ से फाई प्लस फाई विल बी इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाई इज बेसिकली q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी सिंपल। आपको बस ये सोचना है ऐसी दो सरफेस चाहिए तो एक के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का हाफ,
बिकॉज टोटल से फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ऑल। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि ये फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर है या हेमिस्फेरिकल सरफेस है। सो द आंसर इज बोथ आर सेम। इन दिस केस फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर इक्वल टू फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस, बिकॉज फ्लैट सरफेस से तो कितना है फ्लक्स, जीरो है, फ्लैट सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, इसी की जैसे और कुछ सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, दैट बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। अगर इसी को आपने रख दिया एक सिलेंडर की इस सरफेस के सेंटर पे चार्ज पे रख दिया, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, बहुत ही सिंपल है। अगेन यहां पे दो सरफेसेस ही चाहिए इसको एंक्लोज करने के लिए, सो फाई प्लस फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। टोटल फ्लक्स इन दोनों का जो सम होगा दैट इज व्हाट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ बहुत ही सिंपल सा एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन और आप सोच सकते हो। अगर चार्ज यहां सेंटर पे रखा हुआ है, इसके थ्रू फ्लक्स गिवन है फाई, फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस इज फाई, एनी फ्लैट सरफेस इज फाई। सो आपसे पूछा जाएगा फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू व्हाट। थोड़ा पॉज करके आप वापस आओ और सोचो आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अपने को ये पता है अगर ये फाई है और ये फाई है, कर्व्ड वाली को ले लो फाई डैश, तो ये फाई और एक और फाई और ये फाई डैश, इन सबका सम होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो फाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 पाई। फ्लैट का गिवन है तो ये आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। क्या हुआ, ये फाई और ये फाई है, टोटल फ्लक्स था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे उसमें से 2 फाई माइनस कर दो, कर्व्ड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट यहीं से आप ऐसा भी बना सकते हो कि अगर कर्व्ड वाला गिवन होता और फ्लैट वाला पूछा जाता तो कैसे करते, ठीक है। सपोज चार्ज यहां गिवन है, ये गिवन है फाई, ये वाला आपसे पूछा जा रहा है फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस इज व्हाट। अगेन वही करेंगे हम लोग। अब ये दो फाई डैश आएंगे, फाई डैश और ये फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो 2 फाई डैश इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, सो फाई डैश इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई डैश, और इसका पूरे का हाफ, तो ये हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगेन कर्व्ड गिवन है तो फ्लैट से निकाल सकते हो, फ्लैट गिवन है तो कर्व्ड से निकाल सकते हो, और कुछ भी गिवन नहीं है तो भी निकलेगा। ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, वो थोड़ा आगे जाके हम लोग देखेंगे जब हम लोग ये समझ जाएंगे कि कोनिकल सरफेस से, या जैसे ऐसे कोनिकल सरफेस बन रही है उसके थ्रू फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, या डिस्क के थ्रू फ्लक्स कैसे निकालते हैं, उस पे हम लोग अभी आएंगे। अभी पहले सिंपल वाले क्वेश्चंस करते हैं जिसमें डायरेक्टली आप सिमेट्री से फ्लक्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, अब वो जो हेमिस्फीयर वाला चार्ज था उसको थोड़ा ऊपर उठा दो तो ये मजेदार क्वेश्चन बनेगा। हेमिस्फीयर दिख रहा है, अरे यार ये तो चाय वाला कुल्हड़ बन गया, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा हेमिस्फीयर, ये बड़ा अच्छा वाला, इस चार्ज को अब यहां नहीं रख के मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, थोड़ा ऊपर। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर एंड व्हाट इज फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स होगा और हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। हाँ, वैल्यू आपको नहीं बतानी, आपको बस ये बताना है। इसके ऑप्शंस है 0, Q upon 2 epsilon naught, greater than Q upon 2 epsilon naught, less than Q upon 2 epsilon naught, and Q upon epsilon naught, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस में से ही दोनों का आंसर है, दोनों पार्ट का आंसर है, हेमिस्फीयर का भी हेमिस्फेरिकल सरफेस का भी। तो आप पॉज करके वापस आना, देखो आंसर मैच हो रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये बाहर चला गया तो पूरे हेमिस्फीयर से निकालोगे, मतलब ये फ्लैट प्लस कर्व्ड दोनों को इंक्लूड करके, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज चार्ज एनक्लोज इज 0। सो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। कोई चार्ज है ही नहीं, पूरा बाहर है,
अंदर कोई चार्ज है नहीं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना चार्ज होगा या कितना फ्लक्स होगा, फ्लक्स टू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो अब आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखना। फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहां एक और कटोरी ऊपर से लगा देते हैं, एक और कटोरी लगा देंगे, एक बोल लगा देंगे, मतलब हेमिस्फेरिकल सरफेस लगाएंगे, ऐसे ऐसे, थोड़ा टेढ़ा बनेगा तो एडजस्ट कर लेना। पहले चार्ज यहां था, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब ये चार्ज यहां है। सपोज करो मैं इससे सिमेट्रिकली बिल्कुल लाइंस लेता हूं, सिमेट्रिकली ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। इस चार्ज को कुछ थोड़ी पता है कि यार इसके आसपास दो दो कटोरी मंडरा रही है, तो यहां से जो फील्ड लाइंस आएगी, ये तो इमेजिनरी सरफेस है, वैसी की वैसी आएगी जैसे पहले आती जब ये अकेला चार्ज होता, अकेला तन्हा ना। ऊपर की तरफ फ्लक्स ज्यादा लिंक है या नीचे की तरफ, आप सोच के बताओ, या फ्लक्स की मीनिंग पे जाओ। ठीक है, फ्लक्स की मीनिंग पे जाओगे तो आपको ई डॉट डेल एस भी नहीं सोचना पड़ेगा। फ्लक्स की मीनिंग क्या थी, ज्यादा फ्लो ऑफ फील्ड कहां से, ऊपर या नीचे, ऑब्वियसली ऊपर है। तो इसका मतलब φ1 इज ग्रेटर देन φ2, जो कि पहले इक्वल था। तो इसका मतलब φ1 इज ग्रेटर देन q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड φ2 इज लेस देन q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पहले ये दोनों इक्वल थे, इसलिए q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ईच था। अभी ये q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है ऊपर, और नीचे क्या हो गया, फ्लक्स थोड़ा कम हो गया। कितना सिंपल सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स है और हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, यहां अगर ये चार्ज है तो हेमिस्फीयर से फ्लक्स एंटर भी हो रहा है, एग्जिट भी हो रहा है। बट अगर आप देखोगे ड्यू टू दिस चार्ज हेमिस्फेरिकल सरफेस से क्या हो रहा है, यहां से फ्लक्स इज ओनली गेटिंग एग्जिट, बिकॉज उसका मतलब सिर्फ आउटर वाली सरफेस है। हेमिस्फेरिकल सरफेस का मतलब है ओनली आउटर वाली सरफेस, और ये बहुत अच्छे से हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, कि कौन सी सरफेस लेनी है, इनसाइड वाली या आउटसाइड वाली। ठीक है, और हेमिस्फीयर का क्या मीनिंग है एंड हेमिस्फेरिकल सरफेस का क्या मीनिंग है, इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत ही सिंपल सा और क्वेश्चन है। ये एक क्यूब है और इसकी लेंथ है L। आप इसका साइड व्यू देख रहे हो, यहां से 2L लेंथ की रॉड एंटर करती है। 2L लेंथ की, थोड़ा बड़ा वाला आप बोलोगे ये कैसा 2L है, ये L है वो छोटा सा 2L, थोड़ा एज्यूम कर लेना ये 2L। ये चार्ज क्यों है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस मोमेंट पे ये रॉड यहां है, t इक्वल टू 0 पे एंटर करना स्टार्ट होती है कांस्टेंट स्पीड से, बहुत ही सिंपल, कांस्टेंट स्पीड से। सो फ्लक्स थ्रू द क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ क्या होगा, सो फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ कितना होगा। सो इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड भी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो आप इतना समझो, इसके थ्रू t टाइम पे कितना फ्लक्स होगा। जब तक t का फंक्शन लिखेंगे नहीं तब तक ये ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा। तो फ्लक्स एट टाइम t, ऐसा लिखोगे आप, एट टाइम t फ्लक्स की वैल्यू होगी इसके अंदर जो चार्ज आ गया है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया है, लैम्डा इनटू लेंथ, और लेंथ कितना है, स्पीड इनटू टाइम। इट्स वेरी इजी, कितना लेंथ अंदर चला जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। बट ये फ्लक्स जो है वो t के प्रोपोर्शनल तो दिख रहा है, बट ये कब तक दिखेगा, जब तक ये 2L में से L लेंथ अंदर नहीं चली जाती। आप बोलोगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो लेंथ कांस्टेंट रहेगी ना थोड़ी देर के लिए। ये देखो 2L में से L लेंथ तो यहां आ गई, L लेंथ बाहर चली गई। अब आप इसको ढकेलोगे तो वो चार्ज चेंज होगा क्या, नहीं, ये रॉड थोड़ी बाहर चली जाएगी, बट अंदर L लेंथ तो रहेगा ही रहेगा ना। यस और नो, बिल्कुल सही है। तो अब आप क्या करोगे, t के प्रोपोर्शनल इसको ड्रॉ करना है, तो t के प्रोपोर्शनल पहले ये ड्रॉ होगा। कब तक, जब तक ये आधी एंटर नहीं करती है। और कब तक ऐसा रहेगा, जब आप इसको ढकेल के, पहले आएगी इस कंडीशन में, फिर उसके बाद ये रॉड आएगी इस कंडीशन में, यहां तक। तो जब L लेंथ अंदर गई थी उस मोमेंट से लेके जब L लेंथ बाहर चली जाएगी उस मोमेंट तक ये रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ये चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, और डिक्रीज होकर वापस क्या हो जाएगी, जीरो, जो कि पूरी रॉड कहां निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वैल्यू कितना कितना है टाइम का थोड़ा समझना, और ये फ्लक्स मैक्सिमम कितना है वो आराम से देखना पूरा प्रोसेस। कब इसने एंटर करना स्टार्ट किया था, t इक्वल टू 0 पे, उसी समय से फ्लक्स बढ़ने लगा था।
कब ये कांस्टेंट हुआ? जब इसकी एल लेंथ अंदर चली गई थी। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल बाई वी पे ये कांस्टेंट होना स्टार्ट होगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक इसका एल लेंथ बाहर नहीं निकल जाता। तो आप समझना, ये वाले एंड ने कितना ट्रेवल किया? एल और एक और एल, ठीक है। एल लेंथ में तो वो अंदर जाएगा, उसके बाद क्या होगा? एल लेंथ में ये वाली लेंथ यहां चली जाएगी। तो इसका मतलब 12 बाई वी पे, ठीक है। समझना, इसको केवल 3l बाई वी कर देते हैं। एल लेंथ तक अंदर जाने में कितना टाइम लगा? एल बाई वी, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे एल लेंथ थी, ये इसकी एल लेंथ ऐसे अंदर थी, ठीक है। यहां तक एल लेंथ आ चुकी है इसकी। उसके बाद ये बाहर चली गई, एल लेंथ आ गई, एल लेंथ और आगे चली गई। तो एल लेंथ अगर और आगे चलेगी तो कितना हो गया? 12 बाई वी। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, उसके बाद जैसी एक और एल बाई वी टाइम स्पेंड होगा, एल लेंथ और ट्रेवल होगी, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो दैट इज 3l बाई वी। इट्स वेरी सिंपल। नाउ इसी के जैसा एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको थोड़ा ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल सा है। इस बार एक लॉन्ग रॉड है, लॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसकी लैम्डा डेंसिटी है। उसका एक एंड अब आपको क्यूब के एंड पे ही रखना है। इधर आप जहां तक ले जाना चाहो ये इंफिनिटी तक ले जा सकते हो। क्यूब के सेंटर पे रखना है, एट सेंटर। वन एंड इज फिक्स्ड एंड यू कैन कीप द रॉड इन एनी ओरिएंटेशन। आप किसी भी ओरिएंटेशन में इसको रख सकते हो। दिस इज क्यूब ऑफ लेंथ है, ये जो है दैट इज क्यूब ऑफ लेंथ एल। आप उसका साइड व्यू देख रहे हो, बेसिकली ऐसा कुछ है। इनफाइनाइट लेंथ की इधर रॉड है, तो इसको आपको अलग अलग ओरिएंटेशन में रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स कितना पॉसिबल होगा और मैक्सिमम कितना होगा? अगेन देखने में हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, सॉल्व होगा ये 1 मिनट में भी, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा पॉज करके सोच के वापस आना। देखो, इससे मिनिमम हो सकता है क्या? जैसे ये रखा हुआ है, इससे कम फ्लक्स पॉसिबल है क्या? नहीं। अब बोलो कैसे पॉसिबल नहीं है? चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, लेंथ इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। चार्ज एनक्लोज का मतलब है लैम्डा इनटू लेंथ इनसाइड। इनसाइड लेंथ होगी कितनी? अभी ये लेंथ कितनी है इनसाइड? ये पूरा एल है, तो एल बाई 2 है। तो आप लिखोगे लैम्डा into L by 2 divided by epsilon naught. So lambda of L upon 2 epsilon naught, ये था मिनिमम फ्लक्स। नेक्स्ट है मैक्सिमम फ्लक्स। बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम लेंथ रखनी है रॉड के अंदर, तो कैसे रखोगे? डायगोनली रखोगे। कौन सा डायगोनल? फेस डायगोनल तो रख नहीं सकते इस रॉड को। एक सेंटर अंदर, फेस डायगोनल में सेंटर आता है क्या क्यूब का? नहीं आता। बॉडी डायगोनल के क्रॉस रखोगे, यहां से यहां तक रख दो या उसके क्रॉस रख दो उधर। तो अगर वो बॉडी डायगोनल के क्रॉस है, ठीक है, आपको पता है लॉन्गेस्ट जो लेंथ पॉसिबल है क्यूब के अंदर है ना, यहां पे वो यहां से यहां तक की तो है, √3l होती है वो, बट एक एंड हमारा सेंटर पे है, हम उसके सिर्फ हाफ ही रख पाएंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज √3 लैम्डा l अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे ज्यादा फ्लक्स पॉसिबल फिलहाल नहीं है। लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी थी, ये वाली, प्लस माइनस चाहे जो भी हो सकती है। So this was another question. Again, क्यूब वाले जो क्वेश्चन थे उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। क्यूब वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखना। आपका क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ऑलमोस्ट हर बुक में होता है, हर मटेरियल में होता है, हर जगह होता है। नेक्स्ट वाला जो है वो इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले सिंपल वाला देख लो। ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, पहला केस, द चार्ज इज केप्ट एट सेंटर ऑफ द क्यूब, उसी को आप लिखोगे बॉडी सेंटर। सेकंड, द चार्ज इज केप्ट एट face center, this is at
फेस सेंटर, इसका जो फेस सेंटर होगा। नेक्स्ट इसको आपने रख दिया कहां पे, इसके एज सेंटर पे, यहां पे, ठीक है। थर्ड केस एज सेंटर, एंड लास्ट आपने इसको रख दिया और वर्टेक्स। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को क्लिक करता है। जिनको इमेजिन नहीं हो पाता है उनके लिए ये रूबिक क्यूब्स है हमारे पास, जो हमने पिछले लेक्चर में भी कई बार यूज किया है, ठीक है। इससे इमेजिनेशन आपका थोड़ा करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें हाउ मेनी सच क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू एनक्लोज द चार्ज, ये तो ऑलरेडी एनक्लोज है, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना है, q अपॉन एप्सिलॉन। नो अदर क्यूब इज रिक्वायर्ड। यहां कितना रिक्वायर्ड है, यहां पे ऐसे दो क्यूब्स रिक्वायर्ड है, इसको इंक्लूड करके। कैसे रिक्वायर्ड है, इसको इंक्लोज करना है, कर देते हैं। यहां से ऐसा कर दो, ये ऐसा कर दो, इसको यहां ले लो और ये ऐसा। सो इसको ऐसा ज्वाइन कर दो, इसको ऐसा ज्वाइन कर दो, इसको ऐसा ज्वाइन कर दो। तो ये कितने क्यूब्स में क्लोज हो गया, दो क्यूब्स में क्लोज हो गया। सो ऐसे दो क्यूब्स चाहिए। सो एक के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, q अपॉन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2। सो q अपॉन 2 एप्सिलॉन, वेरी सिंपल। ऐसे कितने क्यूब्स की जरूरत है। इस वाले केस में देखना, इसको एनक्लोज करना है। पहले तो मैं ऐसा बता रहा हूं, इसके पीछे एक क्यूब लगाओ, दो ऊपर से लगाओ, 4 क्यूब की जरूरत है, ठीक है। विजुअलाइज करके देखना एनक्लोज कैसे होगा। ये ऐसा है, यहां पे चार्ज है, ठीक है, इसके इस पॉइंट पे यहां पे चार्ज है, इस रूबिक क्यूब्स के यहां पे चार्ज है, ठीक है। इसको एनक्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सामने से लगाओगे, दो ऊपर से लगाओगे, एनक्लोज हो जाएगा। 4 क्यूब्स चाहिए आपको। सो एक के थ्रू कितना होगा, q अपॉन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 4, व्हिच इज q अपॉन 4 एप्सिलॉन, q अपॉन 4 एप्सिलॉन। नाउ इस वाले में क्या होगा, ये एक वर्टेक्स पे चार्ज है, यहां पे किसी भी वर्टेक्स पे ले लो, एक इधर से लगाओ, दो इधर से लगाओ, दो ऊपर से दबा के लगा दो, ये एनक्लोज हो जाएगा। तो 4 यहां पे आप चाहो तो वो 4 बना सकते हो यहां पे, ठीक है। इसका एक और व्यू मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा इसको रब करके, ज्यादा आसान होगा पूरा 3D में बनाने की जगह। भाइयों ये बाकी सारा पार्ट आपने नोट कर लिया होगा। नाउ एक सेकेंड, ठीक है। ये एक क्यूब है, यहां चार्ज है, 4 क्यूब्स तो आपने ऐसा लगा दिया और 4 लगा दिए इसके ऊपर से, तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए, 8 क्यूब्स हो गए। तो आप लिखोगे q अपॉन 8 एप्सिलॉन। इसको इससे इमेजिन करके देखो, ये इस वर्टेक्स पे था, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके दिखा रहा हूं, इस वर्टेक्स पे था, पीछे वाले वर्टेक्स पे था, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा कर दोगे तो इस फेस पे आ जाएगा, ऐसा इसके इस कॉर्नर पे आ जाएगा। अब इसको एनक्लोज करने के लिए 1 2 3 4 ऐसा 1 2 3 4 ये 4 क्यूब्स आपने यहां पे लगा दिए, ठीक है, और 4 सामने से लगाने पड़ेंगे आपको। टोटल कितने हो जाएंगे, 8 क्यूब्स। सो दैट इज q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो यहां तक एनसीईआरटी और नीट का लेवल तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहां पे मैं अब आपको बता रहा हूं आगे थोड़ा सा नेक्स्ट एडवांस का लेवल। तो क्वेश्चन पहला है उसमें दैट पिछले क्वेश्चन से ये रिलेटेड है। इन ईच ऑफ द अबव केसेस, इन ईच ऑफ above cases, identify the surfaces through which flux is equal. Also find this flux if possible without integral. तो अगर इंटीग्रल बिना यूज किए आप फ्लक्स बता पाओगे तो वो फ्लक्स आपको कैलकुलेट करके भी बताना है। किन केसेस में, इससे पहले वाले केसेस में ही, वही 4 केसेस है, ठीक है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो। यही पे मैं वो सारे केसेस ड्रॉ कर रहा हूं और बता रहा हूं कहां पे इक्वल हो सकता है
तो वो फोर्थ केसेस फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा केस है, इसमें भी अगेन जिनका इमेजिनेशन स्ट्रांग है फटाफट कर ले जाते हैं वो क्वेश्चन को, जिनका नहीं है परेशान हो जाते हैं, सर बन नहीं रहा है अपने से, जल्दी बताओ ना, ये लोग बहुत जल्दी बता देते हैं। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे इमेजिन करना है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है। सी दिस वाज फर्स्ट केस, ये ऐसा है, ये ऐसा है। सेकेंड, थर्ड में कहां पे था चार्ज, करेक्ट, एच सेंटर पे। और फोर्थ में कहां पे था, वर्टेक्स पे। नाउ अभी आपको आइडेंटिफाई करना है किससे किससे फ्लक्स सेम होगा, बस ये आइडेंटिफाई करना है। इसमें ये बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है तो सबसे क्या होगा, इक्वल फ्लक्स लिंक होगा। जिनको इमेजिन नहीं हो पा रहा है आप समझो, अगर आप L/2 इधर जाते हो, ये L लेंथ का अगर क्यूब है, L/2 इधर जाते हो तो इस फेस का आपको सेंटर मिलेगा। आप उधर L/2 जाओगे, उस फेस का सेंटर मिलेगा, इधर जाओगे, इधर जाओगे, फ्रंट में आओगे, बैक में जाओगे, सो ऑल 6 फेसेस आर आइडेंटिकल। तो सबसे फ्लक्स कितना लिंक होगा, Q/ε0 डिवाइडेड बाय 6, सो व्हिच इज Q/6ε0। कितना सिंपल है। इसमें आपको सोचना है किससे किससे फ्लक्स इक्वल होगा। पहली बात तो लेफ्ट से फ्लक्स कितना लिंक होगा, 0 होगा, पहले भी हम लोग लेक्चर्स में देख चुके हैं। इसी फेस के ऊपर बेस है, प्लेस है, और यहां से जितने भी लाइंस जाएगी वो सब की सब इसकी सरफेस थे ही होके जाएगी, इसको टच करते हुए जाएगी, यस और नो। तो इसका मतलब इसको कोई क्रॉस तो कर रही नहीं लाइन, और क्रॉस नहीं कर रही है तो कितना फ्लक्स होता है, 0 होता है इससे। तो फ्लक्स टू लेफ्ट हो जाएगा 0, ये आप लोग को याद भी होगा पिछले लेक्चर से। अब इसमें किससे किससे फ्लक्स इक्वल होगा ये बताने के लिए थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है, और तब तक मैं डस्टर खोज ले रहा हूं, ठीक है। तो ये एक चार्ज है, और थोड़ा सोचना इसके लिए कौन कौन सी फेसेस आइडेंटिकल है, इस चार्ज से कौन कौन सी जो फेसेस है बिल्कुल इक्विडिस्टेंट है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, इक्वल फ्लक्स के लिए। अगर आप ऊपर जाओगे L/2, ये वाला मिलेगा आपको, L/2 पे ये मिलेगा, L/2 पे ये मिलेगा, L/2 पे ये मिलेगा। मतलब कौन कौन सी फेसेस हो गई, फ्लक्स थ्रू टॉप इक्वल टू फ्लक्स थ्रू बॉटम इक्वल टू फ्लक्स थ्रू फ्रंट इक्वल टू, कौन सा बच गया भाई, टॉप बॉटम फ्रंट एंड बैक। इन सब के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। तो बचा कौन सा जिससे बिल्कुल अलग होगा, सामने वाला, क्योंकि वो L डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे। सो फ्लक्स थ्रू राइट बिल्कुल अलग होगा, और इसमें से इन सब का जो फ्लक्स है विदाउट इंटीग्रल तो नहीं निकाल सकते, तो बस अपने को यहां बताना था कि इक्वल होगा। जिसमें निकल सकता है उसमें वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। तो यहां तो विदाउट इंटीग्रल तो नहीं बता सकते भाई। नेक्स्ट, अब इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, इन केसेस को देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिनको डायरेक्टली सिमेट्री नहीं दिखती है उनको कैसे करना है। नहीं दिखा कोई बात नहीं, फिर से बता रहा हूं उस केस का, थोड़ा देखना। एक फेस के सेंटर पे था इससे पहले वाला, ये क्यूब है, इसके फेस के सेंटर पे यहां पे चार्ज रखा हुआ है, ये इसका साइड व्यू ऐसा यहां पे रखा हुआ है। L/2 डिस्टेंस पे जाओगे ये वाला मिलेगा, L/2 डिस्टेंस पे बैक वाला मिलेगा, L/2 डिस्टेंस पे टॉप वाला मिलेगा, L/2 डिस्टेंस पे कौन सा वाला मिलेगा, बॉटम वाला। वैसे भी आप समझ सकते हो इस क्यूब को अगर मैं ऐसा रोटेट करूं तो क्या होगा, फ्रंट वाला चला जाएगा टॉप पे, टॉप वाला चला जाएगा बैक पे, बैक वाला चला जाएगा बॉटम में। मतलब सबके सब आइडेंटिकल केसेस, सबके सब कैसे केसेस है आइडेंटिकल, और जो बिल्कुल अलग है वो राइट वाला फेस है, ठीक है। तो इसका मतलब राइट वाले से अलग होगा, बाकी फोर से सेम होगा। नेक्स्ट है यहां वाला केस जिसमें H की सेंटर पे रखा हुआ है। सोच के बता दो किसे किसे 0 होगा, बहुत इजीली आप बता सकते हो। जिससे जिससे इसकी सरफेस टच हो रही है, जो जो सरफेस इससे चार्ज से टच हो रही है, मतलब टॉप वाला और बैक वाला। तो आप क्या लिखोगे, फ्लक्स थ्रू टॉप इक्वल टू फ्लक्स थ्रू बैक इक्वल टू 0। अब यहां से सेम कौन सा है, L/2 पे गए, ये वाली डिस्टेंस मिल गई राइट वाली, L/2 पे गए लेफ्ट वाली, तो लेफ्ट और राइट आर सेम। अब बच गया कौन सा, है ना, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट और बैक से, सॉरी फ्रंट एंड बॉटम, फ्रंट एंड बॉटम
वो इक्वल होगा या नहीं वो थोड़ा देखना। फ्रंट पे आना है, एल डिस्टेंस इधर आना पड़ेगा, ठीक है, इसके फेस के बाइसेक्टर की तरफ। और अगर आपको किस पे जाना है, फ्रंट एंड बॉटम, बॉटम पे जाना है, बॉटम पे भी आपको एल डिस्टेंस जाना पड़ेगा उस फेस को ऐसा बाइसेक्ट करते हुए। तो इसका मतलब जितनी डिस्टेंस पे फ्रंट है उतनी ही डिस्टेंस पे बॉटम भी है। तो आप लिखोगे फ्लक्स थ्रू फ्रंट इक्वल टू फ्लक्स थ्रू बॉटम। तो आप ये सोचो, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये चारों इक्वल है, या ये दोनों अलग अलग इक्वल वैल्यूज पे है। तो जब आप लेफ्ट और राइट में जा रहे थे तो एच के क्रॉस L/2 गए थे, फ्रंट और बैक में आपको आना था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, तो आप कितने पे आए थे, फेस को बाइसेक्ट करते हुए L डिस्टेंस आए थे, उधर L/2 अक्रॉस द एज, अलोंग द एज, यहां L अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द फेस। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, और विदाउट इंटीग्रल भी नहीं बताया जा सकता है। कितना इजी है अगर आप ऐसा सोचते हो कितनी डिस्टेंस पे है वो, ठीक है। कुछ लोग सिमेट्री डायरेक्ट दिखती है, जिनको नहीं दिखती है, ऐसा सोचो, ठीक है, करना चाहिए एनी हाउ। नाउ यहां पे बता दो किससे किससे फ्लक्स जीरो होगा, पहले तो ये देखते हैं, जैसे इन सारे केसेस में देख रहे थे, जिससे ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, टॉप से, लेफ्ट से और बैक से। सो फ्लक्स थ्रू टॉप, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट, फ्लक्स थ्रू बैक इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब बच गए कौन कौन से, नेक्स्ट इसी के ठीक रिवर्स वाले या फ्रंट वाले। टॉप का इसके अपोजिट फेसेस, टॉप का हो गया बॉटम इक्वल टू राइट इक्वल टू फ्लक्स थ्रू बैक का आप लिखोगे फ्रंट, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, आराम से देखो, अगर आपको आना है फ्रंट, ये फ्रंट, अक्रॉस द एज एल डिस्टेंस के बाद इस फ्रंट का डायगोनल मिलेगा, फ्रंट फेस का डायगोनल। उधर भी जाओगे अक्रॉस द एज एल डिस्टेंस राइट का डायगोनल मिलेगा, ठीक है, डायगोनल का एक एंड पॉइंट मिलेगा बेसिकली ये वाला ऐसा। और इधर अगर आप अक्रॉस द एज जाओगे तो यहां पे भी एक पॉइंट मिलेगा, इसका एक वर्टेक्स, स्क्वायर का एक वर्टेक्स। तो इसका मतलब एल एल और एल डिस्टेंस पे ये तीनों है, तीनों से फ्लक्स क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, तो अगर ये तीनों यहां सेम है और एक फ्लक्स तो इन तीनों से हो गया 0, बेसिकली ये केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस केस का नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसको निकालना तो आसान है, इसको निकालना आसान है। कैसे, यहां हमने निकाला था Q/8 एप्सिलॉन नॉट थ्रू द होल क्यूब, पूरे क्यूब से, और उसको 1/3 में डिवाइड करना है। सो क्या हो गया, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 फेसेस से Q/24 और 3 फेसेस से 0, तो 3 बार Q/24 ऐड करोगे Q/8 मिलेगा, वेरी सिंपल। तो इसमें हम लोग विदाउट इंटीग्रल निकाल सकते थे, ठीक है, और एक फर्स्ट वाले केस में निकाल सकते थे। बाकी केसेस में हम ये बता सकते हैं किससे किससे इक्वल होगा, बट विदाउट इंटीग्रल उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब धीरे धीरे इसका लेवल और चेंज करेंगे। नीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस क्वेश्चन से पहले तक ही था। अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास है एक रिंग और एक है स्फीयर, रिंग और स्फीयर। रिंग पे चार्ज है, क्यों, स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है। कुछ चीजें और लिखी हुई है, ये जितनी लाइंस ऐसे शो की हुई है, अरे यार ये ऐसे, ये जितनी लाइन शो की हुई है वो सबकी सब रेडियस है, बस इतना लिखा हुआ है, ऑल दीज 3 लाइंस आर रेडियस। देन फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, हाउ मच फ्लक्स इज लिंक्ड विद द स्फीयर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना। पहली बात तो अगर ये आर है और ये भी आर है, सॉल्यूशन में बता रहा हूं, आप लोग अलग से उसका डायग्राम बना सकते हो। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली सेंटर है, क्योंकि अगर आप इसके एंड पॉइंट से यहां तक को रेडियस बोल रहे हो, दिस इज डेफिनेटली सेंटर, वो भी डेफिनेटली सेंटर है, मतलब ये दोनों के सेंटर है। तो इसका मतलब दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। इसको भी ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इसके सेंटर से इसकी सरफेस मिलेगी, स्फीयर के सेंटर से स्फीयर की सरफेस, दिस इज आल्सो आर। सेंटर से सरफेस क्या होता है, रेडियस होता है, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, दिस इज 60, दिस इज आल्सो 60।
अगर वो 60 है तो इधर वाला भी कितना होगा 60 होगा, मतलब ये एंगल कितना बन गया 120। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों एंगल निकाल रहे हैं? आप बोलोगे सर कुछ भी समझ में आया नहीं, शुरू हो गए एंगल निकालना, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैं बता रहा हूं आपको। ये हमको समझ में कैसे आएगा कि प्रोसीड कैसे करना है। हमको बस ये करना है, स्फीयर के अंदर एंक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक रिंग का कितना पार्ट स्फीयर के अंदर चला गया है वो किससे पता चलेगा? उसकी लेंथ से या उसके एंगल से, क्योंकि पूरा लेंथ होता है 2πr, पूरा एंगल होता है 2π, तो हम लोग डिवाइड करके तो बता ही देंगे, या तो लेंथ पता चल जाए या तो एंगल, इसलिए मैं एंगल के थ्रू जा रहा था। ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा आपको। R 60 120, इसका मतलब इधर एक डायग्राम और बनाएंगे इज्जत के साथ, ये इधर और ये इधर, मतलब ये वाला आया एंगल 120, अपने को उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, इधर वाला एंगल आया 120, इससे लेना देना है। क्या लेना देना है? ये रिंग एंड दिस इज 120, और अगर ये 120 है तो इस पूरे चार्ज का 1/3, क्योंकि 360 का 1/3 होता है 120, उधर है चार्ज ओनली q/3, सो q/3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, द चार्ज एनक्लोजेस q/3 एप्सिलॉन नॉट, q/3 एप्सिलॉन नॉट। इतना सिंपल सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और देता हूं मैं, और बहुत ही सिंपल है, इससे भी सिंपल है वो। क्वेश्चन में गिवन है there is an infinite sheet or infinite plane and a charge is close, very close to it, एक चार्ज इसके क्लोज रखा हुआ है, वेरी क्लोज नहीं, सिर्फ क्लोज भी लिखा जा सकता है, बट ये इनफाइनाइट शीट है, लाइन नहीं है, दिस इज शीट। आपसे बोला गया फाइंड फ्लक्स थ्रू द शीट, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़िया सब तरफ से क्लोज करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्यूब में करते हैं, इधर से सामने से पीछे से सब तरफ से लगा देते हैं, सब शीट है। वही पे प्रॉब्लम होती है, क्यों? अगर ये शीट है इनफाइनाइट है, मतलब चार्ज आपका इसका बहुत ही क्लोज है, इतना क्लोज है, और इधर एक और शीट अगर आपने लगा दिया, तो पहली बात तो फ्रंट और बैक का झमेला ही नहीं, क्योंकि पीछे भी इनफाइनाइट है। ये शीट ऐसी है, इसके बहुत क्लोज आपने चार्ज रखा है इसके सामने, तो ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, यहां फ्रंट और बैक तो टेंशन ही नहीं, वो पूरा कवर वैसे ही हो रहा है, पूरा का पूरा। अब बच्चे ये वाला रीजन कैसे कवर होगा? तो अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो ये गैप भी होगा नेग्लिजिबल, तो बॉटम और टॉप की भी अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही दोनों शीट ने पूरा कवर कर दिया है। नहीं आया, कोई बात नहीं। ये शीट है, यहां से लाइंस कैसे निकलेगी? फील्ड लाइंस ऐसे, और पीछे पूरे 3D में इसको आपको कवर करना है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे शीट को बढ़ाते जाओगे, मोर एंड मोर फील्ड लाइंस विल बी कवर्ड, तो आधी फील्ड लाइंस तो ऐसे ही कवर होंगे, इधर आधी उधर कवर हो गई, तो इसका मतलब ये 5 + 5 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो 5 की वैल्यू हो जाएगी q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 5 की वैल्यू हो जाएगी q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ओनली। सिर्फ दो ही शीट ये पूरी कवर कर लेगी, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, बहुत इजीली ये सॉल्व होता है। नाउ इसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा स्क्वायर a और a, यहां से a/2 हाइट पे एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसको एनक्लोज करने के लिए कितनी फेसेस की रिक्वायरमेंट है, तो सब्सटेंस तो मैंने पहले क्लियर कर ही दिया है, कितनी चाहिए, क्यूब का केस है। तो क्यूब का केस कैसे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है क्यूब में डिस्टेंस a/2 होती है, सेंटर से एक फेस के सेंटर तक की डिस्टेंस। ठीक है, सो बेसिकली अभी जो हम लोग केसेस कर रहे थे, ऐसा केस यहां से ऊपर जो डिस्टेंस है वो a/2। अगर ये डायरेक्टली किसी लोग को समझ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा देखना कैसे इसको डिसाइड करना है कितनी फेसेस लगेगी। पहले तो मैं यहां एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये लाइन में ये डिस्टेंस है a/2, तो साइड व्यू में ये दिखेगा a/2 और ये दिखेगा a/2। ये एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इज 1, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो थीटा है 45, ये थीटा 45 है, तो ये टोटल होगा कितना 90, दोनों तरफ से ये 90 होगा, मतलब 4 फेसेस तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसको सराउंड करने के लिए 2 फेसेस चाहिए फ्रंट और बैक से, तो कितनी फेसेस चाहिए 6। इसको सराउंड कितनी फेसेस से करना है वो तो आप निकाल दोगे, फ्रंट एंड बैक आपको सोचना पड़ेगा क्या वो भी a/2 डिस्टेंस पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तब आपको क्लिक करेगा कि हाँ वो क्यूब का ही केस है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये,
कि कितनी फेसेस चाहिए, 6 चाहिए। तो क्यूब का केस है, एक फेस से कितना होता है, q/6 होगा, जो क्यूब वाले में हमने सबसे पहला केस किया था। ठीक है, इसका यूज आगे हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चन में करेंगे, तो इसको अपने दिमाग में आप बिठा के रखना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन आपको यहाँ शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को देख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वर्ड टू वर्ड वो क्वेश्चन आपको बता पाऊँ और एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिट लेंथ लैम्डा पैरेलल टू वाई एक्सिस। बहुत अच्छी बात है, पैरेलल टू वाई एक्स वाई जेड। अच्छा ये इधर एक्स वाई जेड, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है इन द वाई जेड प्लेन, मतलब उससे बिल्कुल चिपका हुआ है, इस वाई जेड प्लेन से बिल्कुल चिपका हुआ है। ठीक है, सामने बिल्कुल नहीं है। और क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू √3/2। ये ऑब्वियसली वाली हाइट होगी √3a/2। तो आगे a से रिलेटेड क्या डेटा दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि ABCD एक स्क्वायर, ठीक है, या रेक्टेंगल है। ABCD रेक्टेंगुलर सरफेस है, XY प्लेन में, मतलब वो इसी प्लेन में, ऊपर बिल्कुल नहीं, इसी प्लेन में। तो ऐसा डायग्राम ये बनाना, ऐसा बना सकते हो ताकि दिखे कि ये इसी प्लेन में। ठीक है, तो आइडियल डायग्राम में उसमें यहाँ पे इसको क्लोज किया था, इस वर्टेक्स को। तो आई थिंक कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि ये ऊपर तो नहीं है, वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये L और ये लेंथ L, ये इतना ही है। इस रेक्टेंगल से आपको फ्लक्स निकालना है। तो ये इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो केस कुछ ऐसा है, ये इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, इसके ऊपर ऐसा एक क्या रखा हुआ है, लीनियर चार्ज, यानी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, और ये नीचे शीट है। ठीक है, सॉरी फाइनाइट प्लेट है, ये ऊपर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो केस कुछ ऐसा है। आप इसको भी फिलहाल ऐसा देख रहे हो, ठीक है, मैं इसको ऐसा देखना चाह रहा हूँ। क्यों देखना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, साइड से अपने को समझ में आ गया था कि ये चार्ज अगर यहाँ है तो ऐसे कितनी फेसेस लगेगी इसको क्लोज करने के लिए। वही चीज यहाँ लगा के देखते हैं, कितना मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा देखना, इधर से हम लोग अपने कैमरा को, यहां से अगर कैमरा को ले जाते हैं यहाँ, मतलब अपना व्यू यहां ले जाते हैं, इधर से देखते हैं, तो कैसा दिखेगा, ये शीट आपको दिखेगी ऐसे, कितने लेंथ की, ए लेंथ की। ठीक है, उसकी विड्थ है L जो आपको दिखेगी, अंदर की तरफ विड्थ ऐसे L है। ठीक है, बट वो अभी फिलहाल बना नहीं रहा हूं मैं, आप सामने से बिल्कुल देखो, सामने से देखोगे तो ये वायर जो है वो यहां दिखेगी ऊपर, ऐसा अंदर की तरफ जाती हुई। यहां से अगर देखोगे तो ये वायर अंदर की तरफ जाती दिखेगी। ये कितनी है लेंथ, √3a/2, √3a/2। ऑब्वियसली a को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सो दिस इज a/2, दिस इज √3a/2। ये एंगल है थीटा, अगेन tan थीटा लगा दो, so tan theta equal to a/2 divided by √3a/2, so 1/√3, so theta is 30 डिग्री। ये थीटा 30 है, तो ये टोटल एंगल होगा 60 डिग्री। मतलब एक जो सरफेस है वो कितना एंगल बना रही है, 60। तो टोटल ऐसी कितनी सरफेस चाहिए, 6 सरफेस। तो बेसिकली क्या बन रहा है, वो उस लाइन को एंक्लोज करने वाला हेक्सागन के जैसा एक सरफेस बन रहा है, मतलब हेक्सागोनल सब तरफ से सरफेसेस इसको क्लोज कर रही है, जिसको आप बोलते हो हेक्सागोनल प्रिज्म। क्या बोलते हो भाई, हेक्सागोनल प्रिज्म। बता रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 6 फेसेस चाहिए ना, तो वैसे नहीं समझ में आ रहा है q/6 ऐसा नोट करना अपने को। मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि मेरे को मन कर रहा है ऐसा डायग्राम बनाने का। देखता हूँ, ये सब इंजीनियरिंग में सिखाते थे ऐसे ड्राइंग, 3D ड्राइंग। मैं देखता हूँ कुछ याद वाद है या नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है इंजीनियरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इसको यहां से ज्वाइन किया, इसको यहां से ज्वाइन किया, इसको यहां से ज्वाइन किया, इसको यहां से ज्वाइन किया। नॉट बैड, उतना बुरा नहीं है। तो ऐसे 6 फेसेस हो गए, 1 2 3 4। ये वाली सब लाइंस सॉलिड है ना, ऐसे, और ये यहीं तक। ठीक है, बाकी वो लाइंस पीछे है। तो ऐसी सरफेस के बीच में ये वायर ऐसे फंसा दिया हमने,
सो वायर को फंसा के क्वेश्चन को बाहर निकाल दिया, फंसे हुए क्वेश्चन को। कैसे? यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, जो उसकी विड्थ थी, इधर वाली लेंथ गिवन है l, एक प्लेन की। अब आप बोलोगे इसमें वो प्लेन कहां है जो हमने क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में तो दिया था आईटी ने, ये वाला प्लेन है, नीचे वाला प्लेन दिख रहा है आपको। ऐसे कितने प्लेन्स लगा दिए आपने? 6, सब तरफ से सराउंड कर दिया। तो बेसिकली इसके अंदर टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो एक के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? रिक्वायर्ड फ्लक्स Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। Q कितना है? लैम्डा इनटू L, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज द L, दिस इज लेंथ, दिस लेंथ इज L, सो दैट इज लैम्डा L अपॉन 6 एप्सिलॉन। तो अगेन अगर डायरेक्टली आपको क्लिक नहीं करता है, किसी को नहीं क्लिक करेगा कि लेंथ गिवन है कि भाई ये हेक्सागोनल सरफेस, हेक्सागोनल प्रिज्म का ऐसा एक्सिस बना दो, नहीं। पहले आप सोचो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ठीक है। एडवांस के क्वेश्चन में इतना तो सोचना पड़ेगा। सो ये थे गॉस लॉ के वो क्वेश्चन जो सिंपली Q अपॉन एप्सिलॉन से या तो बन जाते हैं, या तो ये सिर्फ डिस्कस करके बन जाते हैं कि ऐसी कितनी सरफेसेस से ये क्लोज होगा, और कुछ फेसेस जिसमें सिर्फ आपको डिसाइड करना था किससे किससे फ्लक्स सेम होगा। कौन कौन से फेसेस एक चार्ज से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे एक ही ओरिएंटेशन में दिख रही है, एक ही अरेंजमेंट में दिख रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इसके और आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस करेंगे। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया एक वीडियो ऐसा दूंगा जिसमें जनरल प्रूफ होगा गॉस लॉ का, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होगा। बेसिकली वो सिर्फ आईआईटी वालों के लिए वो वीडियो है, तो जिनको सिर्फ सबसे कम पढ़ के सबसे ज्यादा नंबर लाना है वो वीडियो बिल्कुल मत देखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।